ये मेरी हाई स्कूल के बाद संघर्ष के दिनों की बात है। मैं एक दोस्त के घर से घर लौट रहा था। महीने का आखिरी समय था और मैं जितना हो सके उतना बचाना चाहता था। इसलिए बस लेने की बजाय मैंने कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त की पुरानी साइकिल उधार ले ली। मैं सुनसान सड़क पर साइकिल चला रहा था। धुंधली स्ट्रीट लाइट्स और झींगुरों की आवाज ही मेरे साथी थे। मैं एक बंद पॉन शॉप के पास से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। मैं हेडिंग पढ़ सकता था क्योंकि वह बोल्ड और बड़े अक्षरों में थी। बेबी सिटर चाहिए। मैं रुक गया और साइकिल से उतरकर उसे अच्छे से देखने लगा। विज्ञापन हाल ही में लगाया गया था और उसके नीचे संपर्क जानकारी भी थी। मैंने उसकी एक फोटो ले ली, सोचते हुए कि घर जाकर कॉल करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह काम मिलेगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि शायद किसी और को मिल गया होगा। लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए घर पहुंचने के बाद मैंने वह नंबर डायल कर दिया। एक महिला ने मेरी कॉल उठाई और थोड़ी बातचीत के बाद मुझे वह नौकरी मिल गई। उन्होंने बताया कि वह रियल एस्टेट में काम करती हैं और 3 दिन की यात्रा पर जा रही हैं। उनका एक 5 साल का बेटा है जिसकी इस दौरान देखभाल करनी होगी। उन्होंने मुझे 600 रुपये देने का ऑफर दिया, जो मेरे लिए 1 महीने या शायद उससे भी ज्यादा के लिए काफी था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और उम्मीद की एक किरण के साथ सोने चला गया। अगली सुबह मैं उठा और अपने 3 दिन के कॉन्ट्रैक्चुअल बेबी सिटिंग के लिए बैग पैक करने लगा। सावधानी के तौर पर मैंने अपने दोस्त के साथ पता साझा कर दिया। जब बस ने मुझे मेरे गंतव्य के सबसे नजदीकी स्टॉप पर उतारा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शहर के बाहरी इलाके में आ गया हूं। क्षितिज पर धान के खेत और छोटे जंग लगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मैंने घर का पता लगाने के लिए अपना जीपीएस ऑन कर लिया। 10 मिनट और चलने के बाद मैं आखिरकार एक खूबसूरत लकड़ी के घर के पास पहुंचा, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। हालांकि दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, लेकिन मैं यह नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि यह इलाका कितना एकांत है। मेरे अंदर एक अनजाना डर सा छिपा हुआ था। सोच रहा था अगर मुझे यहाँ कोई परेशानी हो गई तो कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैंने डोरबेल बजाई और बरामदे में इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ कदमों की आहट हुई और एक महिला ने दरवाजा खोला। क्या आप सारा हैं? मैं जेसिका हूं। हमने फोन पर बात की थी। कृपया अंदर आइए। मैंने एक झिझक भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और घर के अंदर कदम रखा। जेसिका की उम्र लगभग 30 के अंत में लग रही थी। उसके लंबे भूरे बाल और तीखा चेहरा था। मैंने कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। उसने मुझे शिष्टता से मुस्कुराया और अपने बेटे को आवाज दी, हेनरी नीचे आओ, मुझे अब जाना है। मैंने सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट सुनी। एक प्यारा सा छोटा लड़का सीढ़ियों से नीचे आया और पास के सोफे पर बैठ गया। हेनरी, ये सारा है। ये अगले 2 दिन तुम्हारा ध्यान रखेंगी और मैं चाहती हूं कि तुम इनकी बात सुनो, ठीक है? ठीक है मामा। हेनरी ने सिर हिलाया और मुझे घूरता रहा। मुझे लगा वह शर्मीला बच्चा है। जेसिका ने मुझे $300 दिए और कहा कि बाकी पैसे वह घर लौटने के बाद दे देगी। फिर वह अपना सामान कार में लादने लगी। जब वह यह सब कर रही थी, हेनरी और मैं लिविंग रूम में बैठे थे। 2 दिन की यात्रा के लिए उसकी कार में बहुत सारे बैग भरे हुए थे, लेकिन मैंने अपनी जिज्ञासा पर काबू रखा क्योंकि यह मेरा मामला नहीं था। फ्रिज में तुम्हारे लिए काफी खाना है। तुम बाईं ओर वाले गेस्ट रूम में रह सकती हो। आशा है कि अब आपको कोई और समस्या नहीं होगी। जेसिका ने हेनरी को अलविदा कहा और उसकी कार धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल हो गई। मैंने दरवाजा बंद किया और अपना बैकपैक रखने के लिए गेस्ट रूम में चला गया। मैं अपने कपड़े व्यवस्थित कर रहा था, तभी हेनरी ने झांक कर देखा और तुरंत हट गया। मैं हंस पड़ा और कहा, तुम अंदर आ सकते हो। वह धीरे धीरे फिर से झांका और आखिरकार मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। मैंने उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मैं पैनकेक बना सकती हूं। उसने सिर हिलाया और इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। समय के साथ मैंने समझा कि हेनरी बिल्कुल भी शर्मीला नहीं है। हमने छुपन छुपाई खेली, कागज के हवाई जहाज बनाए और पूरा दिन खूब मस्ती की। लेकिन जैसे ही रात हुई, घर के चारों ओर डरावनी खामोशी छा गई। रात के खाने के बाद जब मैं उसे उसके बिस्तर में सुलाने गई तो उसने एक अजीब सा अनुरोध किया। हेनरी ने मुझे डरी हुई आंखों से देखा और कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हैं? क्यों? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? नहीं, अंधेरे से नहीं। तो फिर किससे? मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे रात में देखने आता है।
तुम किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर गूगली आइज। क्या? मिस्टर कौन? गूगली आइज? वो आदमी जो अंधेरा होने के बाद घर में घूमता है। उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं और चेहरा हमेशा उदास रहता है। 5 साल के इस बच्चे की बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। इस घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं है। ये आखिर किस बारे में बात कर रहा है? मैंने हंसकर टाल दिया, भले ही उसकी बातों ने मुझे थोड़ा डरा दिया था। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गूगली आइज असली है, हेनरी। इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर वो इस घर में छुपने की कोशिश करता तो मैं उसे जरूर देख लेता। वो मम्मी के कमरे के हिलने वाले बिस्तर के अंदर रहता है। क्या? बस सो जाओ। अगर मुझे मिस्टर गूगली आइज दिखे तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा, चिंता मत करो। मैंने उसे गुड नाइट किस दिया और बाहर आ गया। सीढ़ियों की ओर जाने वाले लंबे गलियारे को देखकर मैं कुछ देर के लिए जैसे जम सा गया। अंधेरे रास्ते की मध्यम पीली रोशनी ने एक डरावना माहौल बना दिया था। मैं नीचे आया और लिविंग रूम में खड़ा हो गया। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बड़े ग्रैंडफादर क्लॉक की टिक टिक। जेसिका का कमरा दाईं ओर था। मैंने खुद से कहा कि बच्चे तरह तरह की कल्पनात्मक कहानियां बनाते हैं और मिस्टर गूगली आइज की यह कहानी भी उन्हीं में से एक है। फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह बात चल रही थी कि हेनरी मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। मैं एक 5 साल के बच्चे की बातों पर सोच विचार कर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं खुद जेसिका के कमरे में जाकर देखने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक वाटर बेड रखा हुआ था। कोने में एक अलमारी थी और दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा हुआ था। यह कमरा पूरे घर से कहीं ज्यादा साफ है। मैं उस कमरे के अंदर ब्लीच और वॉशिंग पाउडर की खुशबू भी महसूस कर सकता था। मैंने पूरा कमरा अच्छी तरह से देख लिया और मुझे पूरा यकीन हो गया कि यहां कोई भी छुपा नहीं है। मैंने राहत की सांस ली और अपने बिस्तर पर चला गया। थकाऊ दिन के बाद मेरी पलकों पर कुछ ही सेकंड में नींद छा गई। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर सोया, लेकिन अचानक मुझे अपनी नाइट गाउन पर किसी के खींचने का एहसास हुआ। मैंने अपनी उनींदी आंखें खोली और वहां कोई नहीं था। मैंने करवट बदली ही थी कि मैंने देखा हेनरी मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और डरा हुआ सा चेहरा लिए मुझे घूर रहा है। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इस वक्त जाग क्यों रहे हो? वो फिर से घर में घूम रहा है। कौन? मिस्टर गूगली आइज। जब मैं सो रहा था उसने मेरे पैर पकड़ लिए थे। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता। मुझे समझ आ गया कि उसे कोई बुरा सपना आया होगा और वह डर गया होगा। मैं बिस्तर से उतरा और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलकर देखते हैं कि क्या वह अब भी वहां है। मुझे यकीन है कि वह अब तक जा चुका होगा, और अगर वह अब भी वहां है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो, ठीक है? हेनरी ने सिर हिलाया और हम ऊपर की ओर चलने लगे। मैंने सोचा था कि उसे यह यकीन दिलाने के बाद कि घर में कोई मिस्टर गूगली आइज नहीं है, मैं उसे उसके बिस्तर में सुला दूंगा। गूगली आइज घर में नहीं है। हम ऊपर चले गए। मैं उसके कमरे में गया। कमरा खाली था। देखो हेनरी, यहां कोई नहीं है। चलो अब बिस्तर पर जाओ। जैसे ही मैं उसकी ओर मुड़ा, मैंने देखा कि हेनरी कमरे के बाहर खड़ा है और गलियारे की ओर घूर रहा है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। क्या हुआ? मैंने कमरे से ही पूछा। वह हिला नहीं, अपनी नजरें मुझ पर नहीं डाली। उसने अपना हाथ उठाया और गलियारे के अंत की ओर इशारा किया। मिस्टर गूगली आइज सीढ़ियों के पास खड़े हैं। उसकी बीमार कल्पना पर मुझे उस वक्त सच में गुस्सा आ गया। मैं उसकी ओर भागा और बोला, ओह बस करो हेनरी, यहां कोई मिस्टर गूगली आई नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरी नजर गलियारे के अंत पर गई और मेरी रगों में दौड़ता खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। गलियारे के अंत में एक लंबा डरावना सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी खून से भरी आंखें सीधे हमें घूर रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डरावना इंसान कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने अपनी लंबी गंदी उंगलियां फैलाई और मैं उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुन सकता था। उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और अपना बड़ा खोखला मुंह खोल दिया।
कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसका जबड़ा डरावने तरीके से फैलने लगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और हेनरी को साथ लेकर उसके कमरे में घुस गया। हम पूरी रात सो नहीं पाए। मैं 911 पर कॉल करना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि घर में कोई भूत घूम रहा है? कौन मेरी बात पर यकीन करता? मैंने सुबह जेसिका को कॉल करने और हेनरी को अपने घर ले जाने का फैसला किया जब तक वह वापस नहीं आ जाती। लेकिन जब सुबह की पहली किरण हेनरी के कमरे में आई तो मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर आया। हमने पूरा घर छान मारा और सब कुछ फिर से सामान्य था। मैंने अपने दोस्त को हमें लेने के लिए बुलाया, फिर जेसिका का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल उसके वॉइस मेल पर जा रही थी। मैं अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहा था, तभी हेनरी ने फिर से चीख मारी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह जेसिका के कमरे के बाहर उसी डरे हुए चेहरे के साथ खड़ा था जैसा कि पिछली रात था। क्या हुआ हेनरी? मैंने घबराहट में पूछा। उसने रोती हुई आवाज में कहा, मिस्टर गूगल, हाँ, वह जिगली बेड के अंदर है। वो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके कमरे की ओर भागा, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार भूत कभी दिन के उजाले में नहीं आते। कमरा पहले की तरह खाली था और मुझे पिछली रात उस डरावने आदमी का कोई निशान नहीं दिखा। वह यहां नहीं है हेनरी। नहीं, वह है। क्या तुम उस बिस्तर के अंदर उसकी आंखें देख सकते हो? मैं उस वाटरबेड पर चढ़ गया और जैसे ही मेरा वजन उस पर पड़ा, मैंने एक भयानक सच का पता लगाया। उसके अंदर का पानी उलट पुलट होने लगा और उसकी सतह पर एक लाश दिखाई दी। हाँ, वहां एक लाश थी उस वाटरबेड के अंदर। भगवान ही जानता है कि वह वहां कितने समय से था। मैं उस चेहरे को पहचानने में असफल नहीं हुआ। वह सचमुच था मिस्टर गूगली आइज। पुलिस को बुलाया गया और रहस्य खुलने लगा। यह आदमी जेसिका का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ मिलकर उसने एक क्लाइंट को बहुत बड़ी रकम के लिए ठगा था। लेकिन वह सब कुछ खुद चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश अपने वाटरबेड के अंदर छुपा दी। मुझे पूरा यकीन है कि हत्या उसी के कमरे में हुई थी। इसी वजह से उसने उसे अच्छी तरह से साफ किया था। जिस दिन मैं यहाँ आया था, वह किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रही थी, वह भाग गई थी। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है और हेनरी को एक फोस्टर होम में रखा गया है। बेचारा बच्चा नहीं जानता कि उसकी मां ने क्या किया, लेकिन मुझे यकीन है मिस्टर गूगलिया अब आखिरकार उससे मिलना बंद कर देगा। यह मेरे बचपन की एक परेशान कर देने वाली घटना है, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। मेरे माता पिता बहुत काम करते थे, इसलिए मैं आया गया देखभाल करने वाली आया की निगरानी में बड़ा हुआ। वे कभी भी आदर्श जोड़ा नहीं रहे। वे किसी भी तरह की टकराव से बचने के लिए अपना ज्यादातर समय घर के बाहर बिताते थे। दूसरी ओर मैं इसकी आदत डाल चुका था। मुझे कभी कभी अकेलापन तो महसूस होता था, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वे ऐसे ही बेहतर हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने शुरू में ही तलाक क्यों नहीं लिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हम सबकी जिंदगी कहीं बेहतर होती। जब यह घटना हुई तब मैं 12 साल का था। मेरी माँ व्यापारिक यात्रा पर थीं और घर में सिर्फ मैं और मेरे पिताजी थे। वह मुझे स्कूल से लेने आया था। जैसे ही मैं कार में बैठा, उसने इंजन स्टार्ट किया और पूछा, तो स्कूल कैसा रहा? मैंने हमेशा की तरह निराशावादी लहजे में जवाब दिया, खैर, चिंता मत करो, मेरे दिनों में भी स्कूल बहुत बुरा था। हाँ, जो कुछ भी। अरे दोस्त, खुश हो जाओ, मुझे यकीन है कि यह उतना बुरा नहीं है। मेरे पापा बात करते रहे और मैंने कार की खिड़की नीचे कर दी ताकि बाहर देख सकूं। मैं अपने माता पिता से इतना अलग थलग हो गया था कि मैंने उन्हें कोई प्रतिक्रिया देना लगभग बंद ही कर दिया था। जब मेरे पापा को एहसास हुआ कि मैं इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेने वाला, तो उन्होंने कुछ देर के लिए बात करना बंद कर दिया। हम एक सिग्नल पर इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने फिर से पहल की। तो मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें आज रात घर पर अकेले रहना ठीक लगेगा? मुझे एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलना है और सच में मैं ठीक रहूंगा पापा। मुझे पता था कि वह आगे क्या कहने वाले हैं, इसीलिए मैंने उनके पूरा करने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने परेशान होकर एक लंबी सांस ली और बाकी रास्ते चुप ही रहे। जब हम घर पहुंचे तो मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद पापा एक बड़ा सा पिज्जा का टुकड़ा लेकर आए और मेरे पास बैठ गए। मैंने तुम्हारा डिनर बना दिया है और तुम्हारे लिए एक बेबी सिटर भी बुला ली है। वह तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी मां मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं देती दोस्त।
मैंने बहस नहीं की क्योंकि मैं कभी भी अपनी बेबीसिटर्स से ज्यादा बात नहीं करता था। उनमें से ज्यादातर तो बस सोफे पर लेट जाती थीं, अपने बॉयफ्रेंड्स से बात करती थीं और हमारे स्नैक्स खाती रहती थीं। मुझे लगा था कि यह भी वैसी ही होगी, लेकिन मैं अमांडा के बारे में गलत था। जब डोरबेल बजी तो मेरे पापा ने मुझे नीचे बुलाया। जैसे ही मैं लिविंग रूम की ओर गया, मैंने अपने पापा को पहले कभी न सुनी गई हंसी के साथ हंसते हुए सुना। ये वैसी हंसी थी जैसी कोई तब हंसता है जब उसकी तारीफ की जा रही हो। लिविंग रूम में कदम रखते ही मैंने उन्हें दरवाजे के पास खड़े देखा, पूरी तरह तैयार। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, लो ये रहा। अरे जॉर्ज, ये अमांडा है। ये आज रात तुम्हारी देखभाल करेगी। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ठीक से रहो। यह पहली बार था जब मैं अमांडा से मिला था। वो मेरी तरफ मुड़ी और सबसे पहली चीज जो मैंने उसमें देखी वो थी उसकी कांच जैसी नीली आंखें। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद रहस्यमयी बनाता था। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि जैसे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही हों। सबसे अजीब बात थी उसका पलकें झपकाने का तरीका, जो वो बहुत कम करती थी। उसी पल से मुझे उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने ये बात अपने तक ही रखी। वो मेरे चेहरे के पास आई और शांत आवाज में बोली, हेलो जॉर्ज, मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। मैं अजीब सी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। मेरे पापा अपनी कार में चले गए और मैं वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गया। जॉर्ज रुको। हाँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ देखना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बना सकती हूं। अरे हाँ, क्या ये सब ठीक है? पूरी फिल्म के दौरान मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि अमांडा अपनी आंखों के कोने से मुझे घूर रही थी। एक समय के बाद यह मेरे लिए असहनीय हो गया। मुझे नींद आ रही है। मैं अपना डिनर खत्म करके सोने जा रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे माइक्रोवेव कर दूंगी। अमांडा उठी और रसोई में चली गई। पूरे समय जब मैं खाना खा रहा था, वह मेरे सामने एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ बैठी रही। डिनर खत्म करने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में चला गया और तब तक बाहर नहीं निकला जब तक मेरे पापा वापस नहीं आ गए। करीब 10 बजे जब मैंने उनकी कार ड्राइववे में आते सुनी तो मैं अपने कमरे की खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि अमांडा घर से बाहर आ रही थी। मेरे पापा ने उसे पैसे दिए, लेकिन वह फिर भी वहीं खड़ी रही और उनसे बातें करती रही। आखिरकार मेरे पापा ने उसे शुभ रात्रि कहा और घर के अंदर चले गए। मैंने उसे जाते हुए देखा, तभी वह अचानक रुक गई और सीधे मेरी खिड़की की ओर देखने लगी। मैं जल्दी से हट गया, लेकिन मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया है। उस रात के बाद से जब भी मेरे माता पिता को किसी बेबीसिटर की जरूरत होती, अमांडा पहली पसंद बन गई। हालांकि वह मेरे पापा के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती थी, लेकिन मेरी मम्मी से शायद ही कभी बात करती थी। साफ साफ कहूं तो वह उन्हें लगभग अनदेखा कर देती थी, जैसे मेरी मम्मी का कोई वजूद ही न हो। समय बीतने के साथ मैंने महसूस करना शुरू किया कि वह कितनी अजीब है। एक दोपहर जब मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे, मैं हमारे पिछवाड़े में खेल रहा था। वह रविवार था, इसलिए उन्होंने मुझे अमांडा के पास छोड़ दिया था। मैं एक तितली पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तभी मेरे पड़ोसी के कुत्ते ने मुझ पर भौंक दिया और अचानक डर के कारण मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं एक पत्थर से टकरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी ठुड्डी पर चोट लग गई और खून बहने लगा। अमांडा मुझे अंदर ले गई और मेरे घाव की पट्टी की। जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो उसने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम कुछ अच्छा देखना चाहोगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, क्योंकि मैं अपने दर्द से ध्यान हटाना चाहता था। वह रसोई से कुछ कुकीज ले आई और मुझे उसके पीछे आने को कहा। हम फिर से पिछवाड़े गए और उसने पड़ोसी के कुत्ते को पुकारना शुरू कर दिया। कुत्ता तेजी से बाड़ के पास आ गया और फिर से हम पर भौंकने लगा। वह उसके पास चली गई और एक कुकी फेंकी। कुत्ता भौंकना बंद कर कुकी को सूंघने लगा। जैसे ही कुत्ता खाने लगा, अमांडा ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कुत्ते के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। कुत्ते की एक आंख बुरी तरह कुचल गई और घाव से झरने की तरह खून बहने लगा। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, देखो जॉर्ज, अब हम बराबर हो गए। मैं बहुत डर गया और जब मेरी मां घर आई तो मैंने उन्हें बताया कि अमांडा ने हमारे पड़ोसी के कुत्ते के साथ क्या किया। उन्होंने उसकी क्रूरता के लिए उस पर चिल्लाया और दोनों में झगड़ा हो गया। मेरी मां ने उसकी पेमेंट मेज पर पटक दी और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तुम कभी भी मेरे बेटे के पास आने की हिम्मत मत करना। तुम पागल हो।
अमांडा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे नियुक्त नहीं किया था, मिस्टर ब्राउन ने किया था। अपना पैसा अपने पास रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरे घर से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अमांडा गुस्से में तिल मिलाती हुई घर से बाहर निकल गई। जब मेरे पापा वापस आए तो मेरी मां ने उन्हें सब कुछ बताया और इस मामले में सही कदम उठाने के बजाय वे आपस में झगड़ने लगे। मेरी मां ने मेरे पापा पर आरोप लगाया कि वे अमांडा का बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं और मेरे पापा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह लड़की पागल है। इस मुद्दे के साथ साथ उनकी शादी से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सामने आ गईं और झगड़ा और बढ़ गया। उस रात मेरे पापा शराब पीकर सो गए और सोफे पर ही बेहोश हो गए। मैं भारी मन से सोने चला गया और अपनी मां की रोने की आवाज उनके कमरे से सुनी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माता पिता कभी भी तलाक ले सकते हैं। मेरी आंखों से पहली बार आंसू निकल आए क्योंकि मैं अपनी मां को यह नहीं बता सका कि अमांडा के पागलपन के लिए पापा जिम्मेदार नहीं है। हम सब शायद अपनी अपनी टूटी हालत में सो गए थे, तभी मैंने नीचे से शोरगुल सुना। मैं अपने बिस्तर से उठ गया, सोचा कि शायद मेरे माता पिता फिर से झगड़ रहे होंगे। जैसे ही मैं लिविंग रूम पहुंचा, डर के मारे मेरा दिल थम सा गया। वह अमांडा थी। वह हमारे लिविंग रूम में खड़ी थी और मेरी मां की गर्दन पकड़ रखी थी। इतना ही नहीं, वह उस पर बंदूक ताने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले कभी इतना क्रूर नहीं दिखा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और मेरे पिताजी उससे मेरी मां को जाने देने की विनती कर रहे थे। कृपया आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अमांडा। हम सब शांत हो जाएं। हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। कृपया मेरी पत्नी को जाने दीजिए। आपकी पत्नी? वो तुमसे प्यार भी नहीं करती, लेकिन मैं करती हूं। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हमें बस इस दुबली चुड़ैल से छुटकारा पाना है, फिर हम एक खुशहाल परिवार की तरह रह सकते हैं। मैं जॉर्ज का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब तुम्हें उसके लिए और किसी बेबीसिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसकी वो मां बनूंगी जिसकी उसे हकदार है। यह कहते हुए उसने मेरी मां के सिर पर बंदूक के लोहे वाले हिस्से से मारा और वह दर्द से चीख उठी। वह बुरी तरह से खून बहाने लगी और मेरे पिताजी उसकी मदद के लिए कूद पड़े। तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और मेरी मां ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने यह डरावना दृश्य देखकर चीख मार दी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। मैंने देखा कि मेरे पिताजी खून से लथपथ थे और मेरी मां चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह दूर हुए, अमांडा छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। मेरे पिताजी पर मेरी बेबीसिटर की हत्या का मुकदमा चल रहा है। मेरी मां और मैंने झूरी को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि पापा कभी भी अमांडा को मारना नहीं चाहते थे और यह सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक संयोग था, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उस रात पापा से गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे गोली अमांडा के दिल में जा लगी। हमारे वकील ने उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए बहुत मेहनत की है, जो कि पापा सच में है। मुझे उम्मीद है कि वे पापा को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का शिकार मानेंगे और उन्हें रिहा कर देंगे।